Okay, good evening, all of you. Previous class, previous classes we have seen law of reflection, है ना? Law of reflection में I is equal to R होता है ना? Ray optics में भी पढ़ा था हमने. तो based on that, one question is there. Question number 9th of wave optics. Wavelength is 5000 A naught. Falls on the plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incidence reflected ray is normal to the incident ray? तो ये क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड इन बोथ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? lambda is given, है ना? Lambda is 5000 A naught. That's 5 into 10 to the power minus 7 meter is given. What we have to find out? Wavelength of reflected light, है ना? ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड है. सेम मीडियम में इट विल बी सेम, देन नो चेंज. वेवलेंथ तो सेम रहेगी. और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? C is equal to F lambda. Speed of light in vacuum and air is 3 into 10 power 8. Frequency we can find out lambda की वैल्यू पुट करके. तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? बोलो. 0.6 into 10 raised to power 15. That is 6 into 10 raised to power 14 hertz. ठीक है. और ये क्या होगा इसका थर्ड पार्ट का आंसर? For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? What will be the answer of this part? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है. ये 90 डिग्री एंगल कब होगा? When I equal to R. हाँ, I is equal to R, तब 90 डिग्री थोड़ी होगा. When I plus R is equal to 90 डिग्री, but R is equal to I होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में. तो then 2I is equal to 90, therefore I is equal to 45 डिग्री. 45 डिग्री होगा तब दोनों रेज, then both rays will be mutually perpendicular. है ना? I is equal to R तो रहता ही ना law of reflection. That's what is the law of reflection. That is always true. But when I is 45, then both rays will be mutually perpendicular. Okay. So these are the questions given in NCERT book. Anytime they can be asked in the board's examination. All right. So we'll continue with the topics, ongoing topics and homework given in the previous class. तो हम लोग क्या ये सब कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने. We were looking into the resultant intensity का फार्मूला हो गया था, और कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज ये डेरिवेशन किया था हम लोगों ने. एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये दोनों इंटेंसिटीज इक्वल होती हैं तो ये आता है ना. तो मेन फार्मूला है दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का. डू यू रिमेंबर द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड? दिस इज द ओनली फार्मूला. इसी से सारे डेरिवेशन, सारे रिलेशंस आते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दिस. So you have to remember always this formula. ठीक है. तो from this we have done some numericals, we have derived this formula, we have derived from this. This was given in homework.
ये होमवर्क में था। ओके, गोइंग बैक, थोड़ा सा पीछे चलते, देखो ये देखो, ये रिलेशन भी याद रखने, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये रिलेशन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये इंटेंसिटीज की ये रिलेशन है ना, I1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 स्क्वायर, है ना। और ठीक है, ये वाला भी कभी कभी आता है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में था। क्या आंसर आया इसका, बोलो। सर मेरा सी IR मैक्स में, सी ओके, सी इज द राइट आंसर। IR मैक्स में रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या फार्मूला होता है? I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos phi। तो cos phi की वैल्यू जब हम 1 पुट कर देंगे, देन IR मैक्स मिल जाएगा। इफ यू पुट द वैल्यू, ये 9 आ जाता है। जब cos phi की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो IR मिनिमम मिल जाता है। कितना आएगा? I आ जाएगा। इफ यू पुट एंड सॉल्व, तो ये सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन I मैक्सिमम एंड I मिनिमम। तो डिफरेंस कितना होगा? 8I का होगा। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन I मैक्स एंड I मिनिमम, इसको R हटा के जस्ट वी राइट I मैक्स एंड I मिनिमम। IR की जगह I मैक्स लिख रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन I मैक्सिमम एंड I मिनिमम? -9I इज इक्वल टू 8I। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, है ना। थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं उसी को ही। रेशो पूछ सकते हैं, रेशो ऑफ I मिनिमम एंड I मैक्सिमम 1/9 आ जाएगा। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो we will have the quick revision of points covered so far, so that आगे के पॉइंट समझ में आएंगे, नहीं तो ये सब इंटर रिलेटेड है। देखो, जस्ट गोइंग बैक इन द वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में अगर हम लोग जाए पीछे पूरा, देखो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था। वेव फ्रंट आर द locus of all particles of medium which are vibrating in same phase। जैसा वाटर में मैंने बताया ना, वाटर में, स्टिल वाटर में स्टोन ड्रॉप करो तो रिंग्स बनते हैं ना, तो वो वेव फ्रंट होते हैं वाटर में। ऐसे लाइट में भी बनते हैं वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, बोलो? जब सोर्स बहुत दूर होता है ना, तब प्लेन वेव फ्रंट बनता है। या फिर हम लैब में बना सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर लाइट सोर्स को रख के, पॉइंट लाइट सोर्स को रख के, है ना। और फिर हमने वेव फ्रंट का देखा था, लेंस को क्रॉस करने का उसका शेप कैसा हो जाएगा, है ना। देन वी हैव सीन हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स ने बताया था कि किस तरह से लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में मूव होती है ना। और उससे फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर प्रूव किया था हाइगन्स प्रिंसिपल से, या फिर हाइगन्स वेव थियरी से। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन।
और उसी से अभी ये हमने क्वेश्चन किया अभी। और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया था हमने हाइगन्स थ्योरी से, हाइगन्स वेव थ्योरी से। तो दिस डेरिवेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाय साइन एन इज इक्वल टू n to 1, ये प्रूव किया था हम लोगों ने वेव थ्योरी से। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे इसके, है ना, सब न्यूमेरिकल्स भी डिड। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया हम लोगों ने। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इट इज superposition principle is always nothing but a vector law of addition. Superposition principle is always nothing but a vector law of addition. दो वेक्टर क्वांटिटी जब इंटरेक्ट करेंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर सम से निकालेंगे, वेक्टर लॉ से निकालेंगे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में डिस्प्लेसमेंट हो या फिर फील्ड के टर्म्स में, आई मीन फोर्सेस भी हो सकते हैं, फील्ड्स भी हो सकती। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो एडिशन होगा वेक्टर लॉ से होगा दो वेव्स का, उनको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज हमने देखा था कि कोहेरेंट सोर्सेज की मेन कंडीशन याद है कि दो सोर्सेज कोहेरेंट कब होते हैं? जब उनके बीच, उनकी जो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ऑलवेज कांस्टेंट रहे, देन दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। और कैसे आप प्रिंट करते हैं? सेम सोर्स ऑफ लाइट से मिलता है, लाइट के केस में सेम सोर्स रखना पड़ता है, देन वी गेट द कोहेरेंट सोर्सेज। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वाइब्रेशंस होते हैं, एटॉमिक वाइब्रेशन, तो थोड़ा अगर इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। इंटेंसिटी द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन। इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये फार्मूला हम यूज भी कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन पर्टिकुलरली, ये रिलेशन मैक्सिमम यूज कर लेंगे हम आगे भी। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और स्लिट विड्थ, स्लिट में जो कट करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। फिर हमने ये देखा था पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन। पाथ डिफरेंस क्या होता है? वेव्स जब कोहेरेंट सोर्सेस से चल के किसी पॉइंट पे जाके मिलती है तो इनका जो डिस्टेंस बिटवीन द पाथ कवर्ड, उसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। इसने x2 कवर किया, इसने x1 कवर किया, जो डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस हो गया। उससे फेज डिफरेंस आता है। फेज डिफरेंस मतलब यहाँ पे उनकी जो वाइब्रेशंस की क्या कंडीशन है, दोनों आउट ऑफ फेज है या इन फेज है या कुछ और है ना। उनके बीच का जो वाइब्रेशंस का जो एंगल है, 0 है कि 90 है, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो उससे फेज डिफरेंस बनता है। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, फाइंड द फेज डिफरेंस, x इज द पाथ डिफरेंस, है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी किए थे हमने, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? इसमें वैल्यू पुट कर दो 90 डिग्री। पहले मैंने शॉर्टकट भी बताया था, लैम्डा बाय 4 1/4 ऑफ द वेवलेंथ है। वन वेवलेंथ के लिए कितना पाथ डिफरेंस आता है? वन वेव के लिए कितना होता है? लैम्डा होता है पाथ लेंथ, उसकी लेंथ, तो एंगल के टर्म में 2 पाई होता है, तो 2 पाई को भी 2 पाई 360 होता है। लैम्डा को 4 से डिवाइड करो, 360 को भी 4 से डिवाइड करो, तो जो एंगल आता है वो फेज डिफरेंस होता है 90। अगर ये फार्मूला भूल भी गए तो लॉजिक से निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, वाई से वर्सा। ठीक है, तो ये हो गया था। फिर इंटरफेरेंस डिफाइन किया था हमने। इंटरफेरेंस क्या होता है? redistribution of intensity when two waves coming from coherent sources interact with each other। तो वहां पर इंटेंसिटी डिवाइड हो जाती, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। वेव्स जब इंटरेक्ट करती हैं तो जहां पर इन फेज होती वहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाती, जिस पॉइंट पर आउट ऑफ फेज होती वहां पे कम हो जाती। जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहाँ पे घटती है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो रिलेशन एम्पलीट्यूड का रिलेशन, दो वेव्स के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रिलेशन निकाला था, वेक्टर लॉ जैसा ही आता है ये। वेक्टर में जैसे वेक्टर सम का फार्मूला होता है वैसे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी
उसका जो एम्पलीट्यूड होगा इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के साथ ऐसा रिलेशन होगा। फाई विल बी द फेज डिफरेंस वेयर, जहां पर वेव्स मीट करती है पॉइंट पर, जहां पर सुपर इम्पोज करती वहां पर फेज डिफरेंस होता है वो फाई, किस तरह से दोनों किस फेज में ऑसिलेट कर रहा है वहां पर। तो ये वेक्टर लॉ जैसा रिजल्ट हुआ और इससे हमने फिर इंटेंसिटी का फार्मूला बनाया, है ना। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर स्क्वायर करके, तो रूट हट जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी आती है आई आर होती है। A1 की जगह क्या होगा, A1 स्क्वायर की जगह I1 आ जाएगा, A2 स्क्वायर की जगह I2 आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, इसमें भी रूट आ जाएगा, इसमें कॉस में। तो ये फार्मूला हमने यूज भी किया ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसमें कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ आएंगे। तो दिस इज मोस्ट वाइडली यूज फार्मूला। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, अभी हमने यूज किया जब cos phi 1 हो जाए। मिनिमम कब होगी, जब cos phi -1 हो जाए। ठीक, और इंटेंसिटी के दो वेव्स की इंटेंसिटी के रेशियो उनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल्स कभी कभी आते हैं। ये न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने। अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो, कोहेरेंट हो गए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, कोहेरेंट नहीं है तो सिंपली ऐड कर देंगे दोनों वेव की इंटेंसिटी को। कोहेरेंट होंगे तभी ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कभी इंटरफेरेंस होगा नहीं, तो उनकी जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगी सिंपली ऐड हो जाएंगी। कोहेरेंट होंगे और उसी फार्मूले, अगर इंटेंसिटी इक्वल होती है तो सेम फार्मूले में वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर दो तो ये आ जाता है। कभी कभी ये भी दिया होता है बुक्स में, दोनों मेन फार्मूले से डिराइव होते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अभी रिजल्टेंट इंटेंसिटी से मैं निकालना था। कॉस मैक्सिमम के लिए cos phi 1 पुट कर दो, मिनिमम के लिए -1 पुट कर दो। इस फार्मूले में 9 आए और I आएगा, दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। डिफरेंस पूछा नहीं था, केवल ये ऑप्शंस में मैक्सिमम मिनिमम निकालने थे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, जेई एंड नीट। ये हमने क्लास में पिछली बार किया था, पाथ डिफरेंस दिया था ना λ/4, तो इससे फेज डिफरेंस निकाल लिया था हमने π/2, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस की रिजल्टेंट इंटेंसिटी में फेज डिफरेंस की यूज होता है ना। तो ये दोनों फार्मूले तुम्हें याद रहने चाहिए हमेशा। एक तो ये पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वाला, कभी कभी फेज डिफरेंस नहीं दिया होता तो हमें निकालना पड़ता उसको। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। ऑलराइट, आज हम लोग ये पढ़ने वाले कंडीशन, यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So we are going to see what are the conditions for constructive interference. Condition मतलब path difference and phase difference के कैसे relation होगा. That's what we are going to see today. These are the what is called required for further topics. ये condition हमें आगे के topic में काम आएंगी। तो अभी जो resultant intensity का formula था, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी, जब cos phi की वैल्यू 1 होगी, जो न्यूमेरिकल भी अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos phi कितना पुट किया, 1, क्योंकि cos phi की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में की कंडीशन निकालनी है, तो cos phi 1 पुट कर दो। जब cos phi 1 होगा तो phi कितना आएगा बोलो, when cos phi is 1 how much will be phi, 0 होगी, 0 के लिए cos phi 1 आ जाएगा, 2 pi के लिए भी 1 आ जाएगा, 4 pi। साइक्लिक रहता है ना, 0 2 pi घूम के फिर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं एंगल में। तो ये कंडीशन होगी, जनरल कंडीशन निकालना है, एक एंगल के लिए नहीं, सभी एंगल के लिए।
ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। देखो इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई। n इज इक्वल टू 0 के लिए पहला मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गई फेज डिफरेंस के टर्म में। अगर फेज डिफरेंस, दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पे अगर ऐसा आ रहा है 2n पाई, कैसे पढ़ेंगे इसको, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन नंबर होता है ये ना, इवन हो जाएगा 2n। पाई का इवन मल्टीपल है, वो सारे पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे, मतलब वो सारे पॉइंट ब्राइट पॉइंट होंगे दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी वहां पर, ठीक है। और पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या आएगा, इसी से ही पाथ डिफरेंस वाले फार्मूले से देखो, पाथ डिफरेंस वाला फार्मूला हमने साइड चेंज कर ली, तो पाथ डिफरेंस वाले फार्मूले में पुट कर दिया फाई की वैल्यू ये, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n लैम्डा मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, इसको कैसे पढ़ेंगे, n जो है इंटीजर होता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, देखो ऊपर भी 0 1 2 3 4, तो ये यूजफुल रिलेशन है। पाथ डिफरेंस अगर लाइट की वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल है जिस जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट ब्राइट पॉइंट होंगे, उनको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए समझ में आया, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस जो है n लैम्डा। तो जहां पर ये कंडीशंस होंगी दो वेव्स के इंटरेक्टिंग पॉइंट पर, वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी या ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे। ऑलराइट, yes sir, तो ये याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। ऐसी डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो, डिस्ट्रक्टिव मीन्स मिनिमम, मिनिमम मीन्स मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस पाई की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए -1 होनी चाहिए। तो -1 कब होगा, 90 -1 के लिए फाई कितना आएगा, पहली वैल्यू 90 नहीं 0 होता है 90 के लिए, पाई होगा, तो -1 कॉस पाई जो है -1 होता है, 3 कॉस 3 पाई भी -1 होता है। तो ऑड नंबर में जब पाई आता है तो वो सब कॉस पाई की वैल्यू -1 मिलेगी। तो इनको सबको क्या लिख सकते हैं, 2n - 1 पाई, n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, पीछे देखो 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 1 क्यों, 1 से क्यों स्टार्ट किया, ये हमें न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूजन नहीं होता है 1 से स्टार्ट करने में, 0 से स्टार्ट करते तो यहाँ पे फिर प्लस लिखना पड़ता है, तो फिर हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम जाती है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 पुट करके देखो तो पहला मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे n की जगह तो 3 पाई मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इसको कैसे पढ़ेंगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड नंबर है ये, 1 3 5 7 9, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। और पाथ डिफरेंस वाले फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के फार्मूले में पुट कर देंगे फाई की वैल्यू, यहाँ पुट कर दें, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये आता है 2n - 1 लैम्डा बाई 2, n स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली नॉट 0, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल, ये ऑड नंबर आएगा हमेशा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते, देखो यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं पहले, देखो n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, तो
फॉर n इज इक्वल टू 1, x कितना आएगा देखो, लैम्डा बाई 2 0.5 लैम्डा, n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो x इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, ये 4 माइनस 1 3/2 है ना, या आगे 8 नंबर आ रहा है ना, देखो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2, तो ये 1.5 लैम्डा आ गया और ये 2.5 लैम्डा, तो ये हाफ कम चल रहा है। देखो इसमें क्या सीक्वेंस आएगी ऊपर वाले में, देखो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 लैम्डा आता है, ओके, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा आएगा, और n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करो, और n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इसमें तो x कितना आएगा 3 लैम्डा, ऐसे सो ऑन। तो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरवल में पार्ट डिफरेंस ऐसा चलेगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इसमें आधा कम चलेगा पार्ट डिफरेंस, 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5, कंस्ट्रक्टिव से हाफ कम चलता है पार्ट डिफरेंस, हाफ कम रहता है पार्ट डिफरेंस के टर्म में, ठीक है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। तो दीज आर द पॉइंट्स रिक्वायर्ड, इस पे हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके यूजेस देखेंगे कैसे यूज करने, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर। No problem so far. No problem, sir. तो देखो इसके 2 क्वेश्चन करने के बाद वी आर मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन विल गो थ्रू द क्वेश्चन। what will be the intensity at a point P, सपोज जो पीछे जो डायग्राम बनाया था ना पॉइंट P पर स्क्रीन पर, due to interference of waves coming from coherent sources, if path difference at that point is lambda 2 lambda 2.5 lambda 2.7 lambda, है ना, पॉइंट P पर है ना, ऐसे देखो ये यहाँ से लाइट आ रही, तो यहाँ पर पॉइंट P है, तो वहां पे अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ या 2 लैम्डा हुआ 2.5 लैम्डा हुआ 2.7 लैम्डा हुआ, तो इंटेंसिटी कैसे रहेगी। जब लैम्डा हुआ तो ये क्या है, ब्राइट रहेगा पॉइंट P की डार्क रहेगा, बोलो पॉइंट P विल बी ब्राइट और डार्क, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ 1 लैम्डा, तो पार्ट Dark. x इज इक्वल टू 1 लैम्डा 2 लैम्डा, इन सब के लिए ब्राइट रहेगा। अभी तो पढ़ा हमने, देखो ब्राइट के लिए क्या है 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। जस्ट मिनट, आर यू देयर? Yes, sir. तुम लोग हो? Yes, sir. ओके जस्ट लेट मी ब्रिंग दैट, ओके। तो देखो ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा, देखो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा के लिए क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव ब्राइट पॉइंट आएंगे, और ये ऑड नंबर 1 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, इसके लिए डिस्ट्रक्टिव आएगा। तो ब्राइट कंस्ट्रक्टिव मीन्स ब्राइट, इसके लिए ब्राइट रहेगा, और ये 2.5 क्या होगा 5/2 5 लैम्डा बाई 2, ये डार्क हो जाएगा। 2.7 जो है ये नाइदर ब्राइट नॉट डार्क नॉट फुल्ली ब्राइट, जब हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं ना फुल्ली ब्राइट होता है पॉइंट, वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, तो ऐसा ठीक है। तो
ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, थर्ड वाले को ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। 2.77 में कुछ भी नहीं होगा, नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये ना तो वो बिल्कुल डार्क पॉइंट होगा, डिस्ट्रक्टिव में पूरा डार्क, कंस्ट्रक्टिव को क्या बोलेंगे, फुल्ली ब्राइट, ये भी ब्राइट, ये डार्क होता है डिस्ट्रक्टिव, फुल्ली डार्क होगा बिल्कुल, मिनिमम होगा जो भी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, ऑलमोस्ट डार्क हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल इंटेंसिटी होती तो कैंसिल कर देती, जीरो जीरो वहां पे जीरो लाइट हो जाती, ठीक है। तो इसमें लेकिन कुछ भी नहीं, ना तो फुल्ली डार्क है, ना कंस्ट्रक्टिव है, ना डिस्ट्रक्टिव है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से थोड़ी कम, मिनिमम से थोड़ी ज्यादा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो दीज आर द जस्ट क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, ऑलराइट। और इसी पे बेस और क्वेश्चन लेते हैं एक तो देखो दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं कि ये पार्ट डिफरेंस को कभी कभी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस भी बोलते हैं। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल वेव्स अराइविंग एट एनी पॉइंट इज 341 लैम्डा। इज दिस पॉइंट ब्राइट और डार्क? ये पार्ट डिफरेंस जो है 341 लैम्डा है। कैसा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ है कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ? ऑड इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल में ऑड नंबर में बाई 2 भी आना चाहिए, जैसे बाई 2 है, तो ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल में दोनों आ गए, ऑड एंड इवन नंबर है ना, और लैम्डा फुल है ना? तो ब्राइट होगा ये, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, तो ब्राइट होगा। और if the path difference is 0.24, calculate the wavelength। तो ये जो है पाथ डिफरेंस दिया, x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना दिया है 0.24 मिली में दिया है, 10⁻³ और एन लैम्डा कर दिया, एन कितना है 3.34, ने पूरा लिख दिया, पाथ डिफरेंस ही दिया है ना, ये एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई सॉल्व करने से। ए नॉट में ऑप्शन दिया रहता है, तो ए नॉट में ही पूछा था, एंगस्ट्रॉम में पूछा था तो उसमें लिखा, नहीं तो मीटर में निकाल सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया तो मीटर में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा से हमें पाथ डिफरेंस दिया, एन लैम्डा के साथ इक्वेट कर दिया, लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस है, देन विल चेंज द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था भाई वाला? देखो, a point is situated at 4.5 centimeter and 6.65 centimeter from two coherent sources. Find the nature of illumination at point if wavelength is 5000 A naught। मतलब एक डिस्टेंस तो यहाँ पे देखो 4.5 दी है ये वाली, और दूसरी वाली डिस्टेंस कितनी दी है 6 पॉइंट, कहाँ गया 6 पॉइंट समथिंग दी है 6.65। तो फाइंड द नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन ब्राइट और डार्क, तो दोनों का पाथ का डिफरेंस निकाल लिया, तो पाथ डिफरेंस 0.15 सेंटीमीटर आ गया। तो x इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज करके हमने n निकाला, x इज इक्वल टू एन लैम्डा से n निकाला, तो n अपना फुल नंबर आ गया, n कितना आ गया 3000, तो इंटीजर आ गया, और यहाँ पे हमने फुल लैम्डा पहले से लिया हुआ है, और वैसे भी इंटीजर आ गया, इवन भी आ गया, ये ना, तो इंटीजर आ गया, इसका मतलब ब्राइट, यहाँ पे कुछ डेसिमल आ जाता सपोज 3000.5, तब तो इसको फिर डेसिमल हटा के 10 लिख के फिर वो कुछ इंटीजर इंटू लैम्डा बाई 2 में कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो x इज इक्वल टू एन लैम्डा से ही सॉल्व करके देखो, n जो है फुल नंबर आ गया तो ब्राइट, अगर 0.5 कुछ आ गया तो इसका मतलब वो डार्क होगा, और 0.5 के अलावा कुछ है 0.67 समथिंग, तो नाइदर फुल्ली ब्राइट नॉट फुल्ली डार्क। ये नोट में हमने अभी जो अभी ऊपर बताया ना तुम्हें,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में x कितना आता है 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में x कितना था 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा। सपोज यहाँ पे n अपना ऐसा आ जाता कुछ 0.5 या 1.5 या 2.5 या 3.5 या 4.5 या 1000.5, तब वो डार्क होता फिर। So this was all about your path difference and phase difference, है ना। तो अभी लेट्स सी इसका एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं। देखो अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी के, सम मोर सर 2 क्वेश्चन। मिनट के लिए ऊपर कीजिए ना, 2 मिनट के लिए क्या हुआ? ऊपर कीजिए ना 2 सेकंड बस। 2 सेकंड तो हो गए। ये वाला क्वेश्चन, यस सर, थैंक यू। ये वाला हो गया। ओके, नाउ देखो ये अभी कुछ क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे हम, IR वाला। मैक्सिमम के लिए cos phi 1 पुट कर देंगे, इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में आ गया। देखो ये किसका एक्सपेंशन है, cos phi 1 हो गया, तो ये किसका एक्सपेंशन है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर है ये। और जब मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos phi की वैल्यू -1 पुट की जाती है, तो I मिनिमम का जो है ये ऐसा आ जाएगा रिलेशन, डिवाइड कर देंगे तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम का रिलेशन ये आ जाता है। I1 I2 क्या है, इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी है, और I मैक्स क्या है, उनका जो है इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट ऑफ I1 की जगह A1 स्क्वायर आएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट जो है कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, आइडेंटिकल कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल हो जाते हैं। I2 तो यहाँ पे रूट लेंगे, यहाँ पे रूट लेंगे, ओके रूट लिया तो ऐसा हो जाता है। तो रूट ऑफ I1